एक और बात मित्रों, कोई वस्तु संसाधन नहीं बन सकती है। अनेक विद्वानों का मत था। जैसे यहाँ हम प्राकृतिक संसाधन की मैं बात कर रहा हूँ कि प्रकृति ने, शुरू में ही मैंने बात का जिक्र कर लिया कि संसाधन आपके दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक संसाधन होता है, एक मानव निर्मित संसाधन होता है। हम प्राकृतिक संसाधन उसको कहते हैं कि जो प्रकृति ने हमको निःशुल्क रूप में हमको दिया है। दूसरा जो मानव निर्मित संसाधन है तो हम उससे कहते हैं कि जो अपने निजी स्वार्थ के लिए संसाधनों का निर्माण किया, जैसे रेल है, पंखा है, मोबाइल है, इलेक्ट्रिक सामान है, एयरप्लेन है, इत्यादि सारी बातें वो कृत्रिम संसाधन के अंतर्गत वो आ जाती है। तो इसमें जो प्रकृति ने हमको दिया है, पेड़ पौधे, जलवायु, मिट्टी, पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि, वो क्या है, प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। तो प्राकृतिक संसाधन, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई भी वस्तु संसाधन बन सकता है, बन जाएगा? जी नहीं। संसाधन हम उससे कहेंगे कि जो मनुष्य के दैनिक जीवन में या मनुष्य के आवश्यकताओं का जो वस्तु पूर्ति करता है उसे हम संसाधन कहेंगे। अथवा जो मनुष्य के संसाधनों की पूर्ति नहीं करता है उसे हम संसाधन की श्रेणी में नहीं रख सकते। तीसरा, अब देखिए पेड़ पौधे क्या एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में है। यदि ये नहीं रहते तो संसाधन, फिर यदि हम बात कर लेते हैं इसमें, यदि हम सामान्य आंखों से देखें तो खनिज तत्व है, खनिज पदार्थ है, अभ्रक है, पेट्रोलियम है, कोयला है इत्यादि, क्या ये सब प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरी बात, प्राकृतिक संसाधन जो है कुछ अदृश्य तत्व होते हैं कि जैसे उसमें स्वास्थ्य है, इच्छा है, शक्ति है, तकनीकी है, ज्ञान है, राष्ट्रीय संगठन है इत्यादि को हम इसके अंतर्गत रखते हैं। दूसरी बात हम कर लेते हैं जल संसाधन का। यदि प्रकृति का ही एक महत्वपूर्ण अंग है जल संसाधन। जल संसाधन मित्रों, जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यदि कहा जाता है कि जल ही जीवन है, यदि जल इस धरातल पर नहीं रहता तो शायद मानव यह नहीं पाया जाता, चाहे जीव जंतु पेड़ पौधे नहीं पाया जाता। जल अति आवश्यक है। ऐसा कहा जाता है कि ऋग्वेद में कहा गया है, यदि हम ऋग्वेद की बात कर लें तो ऋग्वेद में कहा गया है कि जल औषधि है। जल औषधि है। मित्रों, ऋग्वेद की हम बात कर लें थोड़ा, तो जल को औषधि के रूप में माना गया है कि जल एक प्रकार का औषधि है। वास्तव में है। जल यदि औषधि नहीं होता तो शायद हम यहाँ नहीं थे। जल की महत्ता के बारे में बात कर रहे हैं कि मनुष्य घरेलू उपयोग से लेकर के पीने तक, लेकर सिंचाई तक, कृषि कार्य हो तो उद्योगों तक जल का उपयोग होता है। यानी कि परिवहन तक भी जल का उपयोग होता है। यदि कोई सबसे सस्ता परिवहन देखा जाए तो आपका जल है। तो ऋग्वेद में आज से प्राचीन काल में भी ये वर्णित है कि जल एक औषधि के रूप में है। यदि जल औषधि है, और वो क्या कहते हैं कि जल औषधि है और सब रोगों का शत्रु है। यदि आपके शरीर के अंदर कोई रोग है तो क्या उस रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है, ऋग्वेद कहता है आपका। दूसरी बात कि जो जल कहाँ कहाँ पाया जाता है, यदि हम जल का वितरण देखें, जल का वितरण की हम बात कर लें तो जल क्या है? जल संसाधन की दृष्टि से पृथ्वी के
लगभग पृथ्वी के लगभग 71.6% भाग पर आच्छादित है। मित्रों, यदि हम पृथ्वी की बात करें तो लगभग 71.6 पॉइंट क्या है आपका जल है, और इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। समस्त सतह जल का 97% भाग पर समुद्र है, जो अत्यधिक लवण युक्त है। इसके पश्चात जल का 2.8% भाग ठोस ध्रुवीय बर्फ के रूप में मिलता है। जल का 2.8% भाग ठोस ध्रुवीय बर्फ के रूप में मिलता है, और यदि बात किया जाए तो 0.09% वायुमंडल में जल व वाष्प के रूप में विद्यमान है। फिर उसके बाद विश्व की वर्षा का लगभग 85% जल समुद्रों में, फिर 0.008% नदियों में मिल जाता है। इसके पश्चात कुल जल का 0.6% सतही जल स्रोतों के रूप में पाया जाता है। फिर कुछ झीलों, नदियों, कुल ताजे जल का 3.35% है। इस प्रकार जल को यदि हम वितरण की दृष्टि से देखें तो इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है स्थलीय जल संसाधन। स्थलीय जल संसाधन ये क्या है? जो धरातलीय जल का, स्थलीय का, कि जो स्थल के आंतरिक भागों में पाया जाता है, यानी कि जो आंतरिक भागों में जो जल पाया जाता है, कि जैसे हम जल संसाधन के अंतर्गत रखते हैं नदी है, झील है, तालाब है, गड्ढा है, फिर या हम नहर भी रख सकते हैं। नहर आदि के रूपों में यह जल पाया जाता है। यह जल कहाँ कहाँ उपयुक्त होता है, या इस जल को कहाँ कहाँ हम प्रयोग में लाते हैं, कि इस जल को हम जैसे कि क्या करते हैं कि आखेट, कृषि, उद्योग, पीने के लिए इन जलों का हम उपयोग करते हैं।
कि जब जब नदी, झील, तालाब, गड्ढा या नहर आदि में इकट्ठा हो, उसके माध्यम से खेत में, कृषि उद्योग में, पीने के लिए तमाम, जैसे कि यदि मत्स्य की हम बात कर लिया जाए तो मत्स्य क्या है, पशुपालन है या खेत है। यदि जल के बिना मत्स्य पालन का, यदि हम मछली पालन की बात कर लें, मत्स्य पालन का, यदि जल नहीं है तो हम मत्स्य पालन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। यदि जल से ही, या कृषि की बात कर ले, गेहूं की बात कर ले, या फसलों की बात कर ले, यदि जल है तभी हम उस पर कृषि कार्य या दैनिक जीवन में पीने के, कपड़ा धोने के, नहाने के, जब से व्यक्ति पैदा होता है तब तक मरणों प्राण तक जल की आवश्यकता पड़ती है। यदि जल नहीं है, कहा जाता है कि जल ही जीवन है। फिर अगला सेकेंड का दूसरा है महासागरीय जल। महासागरीय जल, ये संसाधन सर्वाधिक सस्ते होते हैं। ये जो संसाधन होते हैं सर्वाधिक सस्ते होते हैं, जैसे रोड परिवहन या प्लेन या ट्रेन की अपेक्षा इसमें से जो जल से माध्यम से, जलयान से जो आने जाने का जो प्रावधान है वो सबसे सस्ता और सरल होता है। इसमें ये भी होता है कि जो समस्त पारिस्थितिकी तंत्र को यह जो है एक गति प्रदान करता है। समस्त पारिस्थितिकी तंत्र को ये गति प्रदान करता है और पारिस्थितिक संतुलन को ये बनाए रखता है। कि जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर देता है और अवशोषित करने के पश्चात ये समुद्र के जल को ये क्या संतुलन बनाए रखता है। फिर समुद्र में जैसे कुछ समुद्री मछली होती है, समुद्री मछली होती है, फिर खनिज तेल होता है, इसके और विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ये जो पारिस्थितिकी तंत्र के एक संतुलन के रूप में जो स्थापित करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को से वो पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने का ये कार्य करता है। फिर अगला जो है जल की जो भूमिगत संसाधन, जो तीसरा पॉइंट है भूमिगत संसाधन। तो संसार के विभिन्न क्षेत्रों में भूमिगत जल संसाधन, जैसे संसार का विभिन्न क्षेत्र है उसमें भूमिगत जल संसाधन पाए जाते हैं। फिर उसमें ये कहा जाता है किसका उपयोग किया जाता है। इन क्षेत्रों में भूमिगत जल तो हरित भूमि मिलता है, जिसे जन जीवन है, जन जीवन, पशु पक्षी इत्यादि क्या कहते हैं, इनको एक कह लेते हैं संतुलित बनाए रखते हैं कि ताकि वातावरण संतुलित बना रहे। दूसरी बात यह होता है कि जब भूमिगत या भूगर्भीय जो जल होता है कुछ झरने के रूप में, जैसे मान एक जल चक्र की यहाँ बात कर लेते हैं थोड़ा कि जल चक्र है क्या। जल चक्र मित्रों कि जैसे होता क्या है, यहाँ ऐसे मान लीजिए कि पर्वत पठार मैदान है तो यहाँ से जो वाष्पीकृत बादल है, फिर यहाँ से हम संघनन से बात करते हैं, यहाँ से उड़ता है बादल उड़ता है, संघनन वाष्पीकृत होता है, यहाँ वाष्पीकृत होकर फिर यहाँ संघनन की प्रक्रिया होती है और फिर ये बादल बनते हैं। फिर मानसून के दिनों में जब आते हैं तो यहाँ क्या होता है, वर्षा के रूप में यहाँ वर्षा होती है। तो होता क्या है कि फिर यहाँ जब कुछ तो जल पर्वतों पर आता है, पर्वतों के माध्यम से पठारों पर, या जो वर्षा का जल होता है मैदानी बेल्टों की बात कर लिया जाए तो जब पहली बारिश होती है तो जो मिट्टी की जो क्षमता होती है जितनी अवशोषित करने की तो अवशोषित कर लेता है। शेष जो जल अधिक होता है
उससे ऊपर गड्ढों में, तालाबों में एकत्रित होता है और उससे जो जल अधिक होता है नालों और नदियों के माध्यम से पुनः महासागर में जाने का कार्य करता है। तो यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो यही जल, जैसे हम यही जल, फिर यह लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती है। फिर हम जल का आर्थिक महत्व की बात कर रहे हैं। जल का आर्थिक महत्व क्या है? जल का आर्थिक महत्व है, पहला हम देखते हैं घरेलू कार्यों में। घरेलू कार्यों में, जैसे घरेलू कार्यों में पीने के लिए जल, कपड़ा धोने के लिए जल, फिर भोजन बनाने के लिए जल, भोजन बनाने के लिए जल, शौचालय में प्रयोग करने के लिए जल। देखिए तमाम प्रक्रिया आदि होता है ये, कि जैसे घरेलू कार्यों की बात करें तो पीने के लिए होता है, कपड़ा धोने के लिए तो शौचालय में, फिर क्या जल की आवश्यकताएं धीरे धीरे ये बढ़ती चली जाती है। इन आवश्यकताओं में फिर स्नान के लिए तमाम ये जल होता है। फिर वाणिज्य उद्योग के लिए, वाणिज्य उद्योग के लिए जैसे कि कल कारखानों में कोई भी प्रोडक्ट का उत्पादन होता है, उसमें भी उद्योगों में भी जल की आवश्यकता पड़ती है। तो आते हैं यहाँ कि जल है क्या। एक जैसे फिर जल का है कि जैसे अग्निशमन में होता है, कृषि कार्य में होता है, उद्योगों में, तमाम जो बातें होती हैं उसमें सब जल की आवश्यकता है। यदि जल नहीं है तो जीवन नहीं है। एक विद्वान यहाँ ने कह दिया है कि चार्ल्स ट्रिवेनियन ने यहाँ तक कह दिया कि यहाँ जल भूमि से भी अधिक है। यहाँ जल भूमि से भी अधिक महत्वपूर्ण है। हम देखेंगे चार्ल्स ट्रिवेनियन ने कहा कि हाँ जल भूमि से भी अधिक महत्वपूर्ण है। यदि यहाँ हम बात करें, यदि यहाँ इसने कहा कि जल के महत्व के बारे में कि जल भूमि से भी अधिक महत्वपूर्ण है, वास्तव में है मित्र। हम एक बात जान लें कि जैसे हमको एक दिन भोजन नहीं मिलता है, ठीक है, काम चल जाता है, लेकिन यदि हमको जल न मिले तो शायद ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे प्राण निकल जाएंगे। तो जल का इतना बहुत बड़ा महत्व है कि जल मानव के जीवन में एक वरदान मान लीजिए। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। मित्रों एक बात और है, क्या हम बात कर लें कि जल संरक्षण की। अंत में जल संरक्षण की बात कर लें तो क्या हम जल को संरक्षित कर रहे हैं? मैंने देखा है गांव में, मुख्य रूप से हम गांव देहात का ही रहने वाला हूँ, तो उसमें पहले हम देखें कि 1990-2000 के दशक में कि पहले लोग गाँव के किनारे तालाबों का निर्माण करवाते थे। उसमें तालाब हुआ करता था, बरसात के दिनों में जल एकत्रित हुआ करता था, फिर गड्ढों में एकत्रित हुआ करता था। लेकिन उस समय के लोग जल को संचय करते थे। लेकिन क्या
वर्तमान 21वीं सदी में